हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम मौर्य काल के प्रमुख राजाओं के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कल हमारी जो क्लास रही थी, आज सम्राट अशोक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि इससे पहले जो 2 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं आप उन्हें अच्छे से वॉच करें, उन्हें अच्छे से समझिए। देखो, सामाजिक विषय को लोग कहते हैं कि रट्टा मारने से ही याद होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि रट्टा मारा जा रहा है। जब तक आप उसे समझेंगे नहीं तब तक वो आपको याद नहीं होने वाली। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें प्रैक्टिस आपकी कितनी है। आपने कितनी बार सामाजिक विषय का दोहरान किया है, आपने कितनी बार एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ा है। ये कोई मैथ नहीं है कि जिसके अंदर आप एक क्वेश्चन की 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो जब वो क्वेश्चन टेस्ट में आएगा तो हमें सीधा उसका आंसर याद रहेगा। ये सामाजिक विषय है जिसके अंदर जब तक आप मैथ की तरह इसके अंदर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो इस क्लास के अंदर सम्राट अशोक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि सम्राट अशोक के द्वारा अपने शासनकाल में किस प्रकार के कार्य किए गए थे। जैसे हमने कल लास्ट किया था कि सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति को अपनाया था। सबसे पहले आपको धम्म नीति पता होनी चाहिए कि ये धम्म नीति होती क्या है। देखो, अशोक के द्वारा जब कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व के अंदर, तो उस समय भयंकर नरसंहार को देखते हुए जिसमें 1 लाख लोगों के मारे जाने की संभावना थी और इतने ही लोगों के घायल होने की संभावना भी थी, लेकिन सम्राट अशोक के द्वारा जब दृश्य देखा गया तो उसने अपने विचार को बदल दिया। तो सम्राट अशोक के द्वारा युद्ध नीति का त्याग करके कौन सी नीति को अपनाया गया? धम्म नीति को अपनाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि धम्म नीति होती क्या है। तो सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि मनुष्य के नैतिक उत्थान के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया जाता है वही धम्म कहलाता है। धम्म क्या होता है कि व्यक्ति के नैतिक आदर्शों के लिए, नैतिक आदर्श यानी कि मेरा व्यवहार, आपका आचरण, मेरा आचरण, जब तक हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा तब तक हमारे अंदर धम्म नीति का एक भी गुण नहीं है। जैसे अगर धम्म नीति के सार की बात करें, जैसे हमेशा सत्य बोलना, पाप कर्म से निवृत्ति, दया की भावना, दान करने की दानशील भावना होनी चाहिए। ये सब किसके अंदर आता है? धम्म की नीति के अंदर आता है। जैसे धम्म का सार अगर देखें तो हमें बड़ों छोटों का आदर करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, हमेशा दान करना है, दया की भावना रखनी चाहिए। ये सब किसके अंदर आता है? ये धम्म नीति के अंदर आता है। ये किसके द्वारा बताए गए थे? ये सम्राट अशोक के द्वारा बताए गए थे कि ये जब तक मनुष्य में ऐसे गुण नहीं होंगे तब तक वो धम्म नीति का पालन नहीं कर सकता। अब इसी धम्म नीति के तहत सम्राट अशोक के द्वारा अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष सम्राट अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। ये बोध गया वो स्थान है जहां महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहाँ सम्राट अशोक के द्वारा अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष यात्रा की गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सम्राट अशोक के द्वारा अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की। धम्म जो महामात्र है इसका कार्य होता था अपने राज्य में जनता को बौद्ध धर्म के प्रति जागरूक करना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। जो कैदी हैं, जेल में जो बंद कैदी हैं, उनकी सजा को कम करना या उनकी सजा को माफ कर देना, जनता को जागरूक करना, अपने धर्म के प्रति जनता को जागरूक करना, ये सब सारा काम किसका होता था? धम्म महामात्र का होता था। इसके अलावा सम्राट अशोक के द्वारा अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की गई थी। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। ये जो लुम्बिनी है ये कपिल वस्तु का स्थान है। कपिल वस्तु जो कि नेपाल के अंदर आता है। यहाँ ये जो स्थान है महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है।
ये जो स्थान है महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो इसलिए बौद्ध धर्म के नाते सम्राट अशोक के द्वारा अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की गई और यात्रा करने के दौरान सम्राट अशोक ने यहाँ की कपिलवस्तु यानी कि लुम्बिनी नामक स्थान से जो कर वसूल किया जाता था, 1/6 वसूल किया जाता था, इसको कम करके सम्राट अशोक ने कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ से कर कितना वसूल करने की घोषणा कर दी, 1/8 कर दिया। इसके अलावा देखेंगे कि सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में जो धम्म नीति अपनाई थी उसके माध्यम से इसकी जो व्याख्या थी धम्म नीति की, कि उसने किस प्रकार व्याख्या की, कि उसकी व्याख्या होनी क्या चाहिए थी, इसकी जो हमें जानकारी है सम्राट अशोक के द्वारा जो अभिलेख खुदवाए गए थे, स्तंभ लेख खुदवाए गए थे, वो दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में इसकी परिभाषा मिलती है। क्वेश्चन यहाँ पे आता है, देखो इतने सारे जितना भी मैंने अभी मैटर लिखा है यहाँ 10 क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से, 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना समझा। पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी, तो आपका आंसर होना चाहिए बोध गया की। बोध गया किसके जन्म स्थल से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। 14वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। 20वें वर्ष लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल की यात्रा की थी और यहाँ की जो कर व्यवस्था थी 1/6 को कम करके कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। अगला क्वेश्चन कि धम्म नीति की जो व्याख्या है वो कौन से अभिलेख में मिलती है, दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में इसकी परिभाषा मिलती है। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो था वो किससे संबंधित था, ये था धम्म नीति से संबंधित था। इसके अलावा अशोक के कुछ हमें जो अभिलेखों की अगर हम बात करें कि अशोक ने अपने अभिलेखों की जो शुरुआत थी, ये जो अभिलेख खुदवाने की जो परंपरा थी, ये पहला हिंदू राजा था जिसने अपने आदेश और उपदेश, अशोक के द्वारा अपने आदेश और उपदेश जनता तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लिया था, अभिलेखों का। किसका सहारा लिया था इसने, अभिलेखों का। अब ये अभिलेख 3 प्रकार के होते थे। पहला इसमें आता था स्तंभ लेख, स्तंभ यानी कि एक खंबा खड़ा करके उसके ऊपर आदेश उपदेश लिखवाना। दूसरा आता है इसमें गुहा लेख, दूसरा कौन सा आ जाएगा, गुहा लेख आ जाएगा। और तीसरा आ जाएगा शिलालेख। तीसरा कौन सा आ जाएगा इसमें, शिलालेख आ जाएगा। शिला मतलब पत्थरों के ऊपर इसकी जो भी उपदेश आदेश होते थे उनको खुदवाना। इन 3 अभिलेखों का जो कार्य था, जो निर्माण कार्य था, वो सम्राट अशोक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। हमने अभी देखा था कि जो धम्म नीति की व्याख्या है वो कौन से अभिलेख में मिलती है, दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में इसकी परिभाषा मिलती है। अब एक चीज और देखेंगे कि सम्राट अशोक के द्वारा जो स्तंभ अभिलेख खुदवाए गए थे, जिसमें आपने पढ़ा होगा सांची का अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपने इसको कि सांची का अभिलेख कहाँ स्थित है। ये जो अभिलेख है ये है एमपी के अंदर, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। सांची का अभिलेख किस राज्य के अंदर आता है, एमपी के अंदर। एमपी में एक स्थान आता है रायसेन, एमपी में स्थान कौन सा आता है, रायसेन नामक स्थान पर यह एमपी का जिला है जहां सांची का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके वर्तमान प्रमाण हमें वहीं से मिलते हैं। दूसरा, इसके बाद आता है सारनाथ स्तंभ लेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि सांची अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले सारनाथ स्तंभ लेख का निर्माण किसने करवाया, तो सम्राट अशोक आ जाएगा। सारनाथ जो स्तंभ लेख है वो कहाँ स्थित है, तो ये जो स्तंभ लेख है ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। दोनों याद रखने आपने, पहला सांची का था और दूसरा सारनाथ का था। सांची एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश रायसेन के अंदर, और सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर कि सम्राट अशोक के द्वारा
जो धम्म यात्रा का प्रचलन किया था, धम्म यात्रा, पहला हमने क्या पढ़ लिया था, ऊपर धम्म नीति पढ़ी थी। अब इसमें देखेंगे धम्म यात्रा कि राजा महाराजाओं का हमेशा शौक होता है कि वो विहार यात्राएं, विहार मतलब घूमने के लिए निकलते थे। जब सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया गया, बौद्ध धर्म को अपना राज धर्म घोषित नहीं किया, तब तक जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, विहार यात्राएं करते थे। राजधर्म घोषित करने के बाद भी राजा महाराजा विहार यात्राएं करते थे, लेकिन वो विहार यात्राएं कैसी होती थी, धम्म यात्राओं के नाम से जानी जाती थी। अब इसमें क्या किया अशोक ने, सम्राट अशोक के द्वारा घोषित कर दिया गया कि जो भी राजा महाराजा मंत्री विहार यात्रा के लिए निकलेगा वो धम्म यात्रा का पालन करेगा। इस यात्रा के दौरान वो व्यक्ति बौद्ध स्थानों पर, तीर्थ स्थानों की यात्राएं करेगा, ना कि वो शिकार करने जाएगा। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से अपने पहले ही स्तंभ लेख में ये कानून लागू कर दिया कि पशु हत्या करना, पशुवध करना पाप है, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसे दंडित भी किया जा सकता है। इस दौरान ये जो धम्म यात्रा थी वो किसके लिए मानी गई, धार्मिक यात्राओं के लिए। इसके बाद आता है सम्राट अशोक के द्वारा कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई। सम्राट अशोक के द्वारा कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई जो अपने राज्य में धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और ये भी देखते थे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धर्म के नाम पर लोगों में फूट डालने का काम करता है। इसके अंदर 3 अधिकारियों की नियुक्ति की गई, युक्त, राजुक और प्रादेशिक। ये जो 3 अधिकारी थे इनकी जो नियुक्ति थी सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। इनका कार्य क्या होता था, प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात अपने राज्य का दौरा करना। दौरा मतलब कि अपने राज्य की जांच पड़ताल के लिए निकलना, अपने राज्य की सार संभाल करना। ये सारा काम किसका होता था, ये इनका होता था। अब हमने यहाँ देखा था अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है कि इन अधिकारियों की जो नियुक्ति होती थी इनकी जांच करना, इनकी नियुक्ति से पहले इनकी जो जांच की जाती थी वो क्या कहलाती थी, अनुसंधान कहलाती थी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर धम्म महामात्र। नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसमें, धम्म महामात्र। धम्म महामात्र क्या होता है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष इस धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ये एक पद था अधिकारी का, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक पद है। इस पद का जो निर्माण था, इस पद पर जो व्यक्ति की जो नियुक्ति थी अपने कब की थी, सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष की थी। इसका कार्य क्या होता था, इसका कार्य होता था कि अपनी जनता को बौद्ध धर्म के प्रति जागरूक करना, अपनी जनता को सहायता प्रदान करना, अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे भोजन उपलब्ध करवाना, इसमें दया करना, दान देना, ये सारे के सारे किसके द्वारा किए जाते थे, कार्य होते थे, ये धम्म महामात्र के द्वारा किए जाते थे। जो व्यक्ति कैदी के रूप में जिसे जेल में बंद किया गया है उसकी सजा को कम करना या फिर उसकी सजा को माफ कर देना, ये सारा काम किसका होता था, धम्म महामात्र होता था। जो व्यक्ति जेल के अंदर कैदी के रूप में उसके परिवार को सहायता उपलब्ध करवाना भी किसका कार्य होता था, धम्म महामात्र का कार्य होता था। ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिसके द्वारा अशोक ने अपनी धम्म नीति को चारों तरफ फैलाया था। अपने राज्य में एक राजधर्म, बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में घोषित करवाया था। एक चीज और आपको और बताना भूल गया, जिसके अंदर बौद्ध धर्म के अंदर जो सम्राट अशोक के द्वारा अभिलेखों का निर्माण करवाया गया था। इन अभिलेखों की जो शुरुआत थी सम्राट अशोक के द्वारा, इन अभिलेखों के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, इसकी निर्माण की प्रक्रिया उसने मतलब कि किससे सीखा, किसको देख करके इन अभिलेखों का निर्माण करवाया था। देखो यूनान का एक राजा था दारा,
दारा नामक एक यूनान का राजा था, उससे प्रेरणा लेकर के ही सम्राट अशोक के द्वारा इन अभिलेखों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया था। सम्राट अशोक ने अपने इन अभिलेखों में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया था। सबसे पहले आ जाएगा इसमें ब्राह्मी लिपि, इसके बाद खरोष्ठी लिपि और अरामाइक लिपि और यूनानी या फिर इसको बोलते हैं ग्रीक। ये 4 लिपियां जो थी, इसका जो कार्य था, इसका जो इन लिपियों का जो कार्य निर्माण था वो इन अभिलेखों में किया जाता था। इन 4 लिपियों का प्रयोग किया जाता था। अशोक की सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी थी कि ये जो अभिलेख खुदवाए जाते थे, बनवाए जाते थे, इनकी जो भाषा होती थी वो प्राकृत होती थी। प्राकृत मतलब उस स्थान के आधार पर, उस जनजाति, उन लोगों की स्थानीय भाषा के आधार पर ही उन अभिलेखों का निर्माण करवाया जाता था। और अशोक के अभिलेखों में सर्वाधिक जो लिपि प्रयोग में लाई गई थी वो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। सर्वाधिक लिपि का प्रयोग ब्राह्मी लिपि, सर्वाधिक लिपि जो प्रयोग में लाई गई थी वो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। और सम्राट अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में जो सफलता प्राप्त हुई थी वो हुई थी जेम्स प्रिंसेप को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखना है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में किससे सफलता प्राप्त हुई थी? जेम्स प्रिंसेप को। आपकी बुक में सन नहीं लिखा हुआ तो बुक में आपको मैं बता देता हूँ। 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता प्राप्त हुई थी। तो ध्यान में रखना है सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे। अब इसके अंदर एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि हमारा जो पश्चिमोत्तर भारत है, पश्चिमोत्तर भारत यानी कि जो हमारे मनसहरा और शहबाजगढ़ी, मनसहरा और शहबाजगढ़ी, ये जो क्षेत्र हैं दोनों पाकिस्तान के हैं, पेशावर के हैं। ये मनसहरा और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान, हजारा और पेशावर पाकिस्तान के, दोनों वहीं के क्षेत्र हैं, हमारे पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र हैं ये। और यहाँ से जो हमें ये दोनों अभिलेख मिले थे पश्चिमी भारत के हैं ये दोनों। ये जो अभिलेख हैं इन दोनों की जो लिपि है वो कौन सी है? खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि में मिले हैं ये खरोष्ठी लिपि के अंदर मिले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पश्चिमोत्तर भारत से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो कौन सी लिपि में मिले हैं, तो वो खरोष्ठी लिपि में। या फिर पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि में प्राप्त अभिलेखों के नाम बताइए, तो कौन सा आ जाएगा? मनसहरा और शहबाजगढ़ी। ये तो थे अशोक के द्वारा जिन अभिलेखों का निर्माण करवाया गया और कौन सी लिपि प्रयोग में लाई गई थी। और अंत में जाकर के जो सम्राट अशोक होता है, इसकी जो मृत्यु है वो 232 ईसा पूर्व के अंदर हो जाती है। और सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो अगले 50 वर्ष तक, या यूं कहें कि 50 वर्ष के अंदर अंदर जो मौर्य साम्राज्य होता है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। वैसे में ये भी माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन था वो सम्राट अशोक के शासन काल में ही प्रारंभ हो चुका था। क्यों हो चुका था? क्योंकि सम्राट अशोक के द्वारा युद्ध नीति को त्याग दिया था, उसने धम्म नीति को अपना लिया था। उसने निर्णय लिया था, शपथ ली थी कि वो कभी भी युद्ध नीति का प्रयोग नहीं करेगा, ना तो वो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, ना ही अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। अगर कोई शत्रु उसके ऊपर आक्रमण भी करता था तो भी वो उनके साथ युद्ध नहीं लड़ता था, उनके साथ वो मैत्री संधि करता था, जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद जो राजा बना था उसका पुत्र था कुणाल। उसका पुत्र कौन था? कुणाल था। ये जो कुणाल था, शासन की बागडोर तो इसके हाथों में आ गई, लेकिन ये अंधा होने के कारण शासन को संभाल नहीं सका। ये क्या था? अंधा था। और अंधा होने के कारण इसके पुत्र, कुणाल का पुत्र था संप्रति। कुणाल का पुत्र कौन था? संप्रति। अंधा होने के कारण मौर्य वंश की, जो मौर्य शासन की जो बागडोर थी वो किसके हाथों में आ गई? संप्रति के हाथों में आ गई, जो कि अयोग्य सिद्ध हुआ। अशोक सम्राट
की मृत्यु के पश्चात जितने भी उत्तराधिकारी है वो सारे के सारे अयोग्य सिद्ध हुए थे। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ था। ये अंत में इसकी जो हत्या थी, इसके ही सेनापति, मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की जो हत्या थी, इस वृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र के द्वारा मगध में एक नए वंश की स्थापना की थी और यहीं से मौर्य वंश समाप्त हो गया था। और मगध में एक नए वंश की शुरुआत हुई थी, वो कौन सा वंश था? शुंग वंश। ये करेंगे हम हमारी जो अगली क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम मौर्य कालीन प्रशासन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसी थी मौर्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, कितने भागों में बंटी हुई थी, कि जो मौर्य कालीन साम्राज्य था इसकी जो जानकारी है हमें वो कहाँ से मिलती है, कौन कौन सी अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। मौर्यकालीन प्रशासन की जो जानकारी है वो हम करेंगे हमारी कल की क्लास के अंदर। मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि हमारी इन तीनों वीडियो को अच्छे से वॉच करें। जो हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, उससे पहले जो 2 वीडियो अपलोड कर दी गई हैं उनको भी जरूर वॉच करें। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। तो कल का टॉपिक आप रेडी रखिएगा, जिसके अंदर हम करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन। तब तक के लिए गुड बाय।